नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज दिन भर क्या कुछ खास रहेगा, कौन सी हैं खास खबरें, बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश को करेंगे संबोधित। तिरंगे में रंगे प्रमुख संस्थान और इमारतें, सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन की विशेष व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की आज दिल्ली में होगी बैठक। द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद होंगे अहम समझौते। आज से दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र भी करेंगे जारी। आज प्रयागराज के दौरे पर होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौनी अमावस्या से पहले करेंगे तैयारियों की समीक्षा। करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की है उम्मीद। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 आज चेन्नई में। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से है आगे। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स पर भी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की समीक्षा और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल तकनीक के जरिए कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग शामिल है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चुनावी हुंकार भरेंगे। अमित शाह आज दिल्ली में 2 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे और दिल्ली वासियों के लिए भाजपा के भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अमित शाह आदर्श नगर में रोड शो करेंगे। इसके अलावा वे आज दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 17 जनवरी को संकल्प पत्र का पहला भाग, जबकि 21 जनवरी को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया गया था। भाजपा के संकल्प पत्र पार्ट 1 में यानी पहले भाग में महिलाओं के लिए कई वादे किए गए हैं। वहीं दूसरे भाग में जो दूसरा भाग था वो युवाओं पर केंद्रित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गजेंद्र यादव को महरौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। गजेंद्र यादव को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने महरौली में बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र यादव से खास बातचीत की। गजेंद्र यादव को महरौली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वो अपने प्रचार अभियान में हैं और हमारे साथ अभी एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। गजेंद्र जी, क्या कहेंगे? डीडी न्यूज से आप एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। महरौली विधानसभा में बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितना रिस्पॉन्स पब्लिक से मिल रहा है? मैं महरौली विधानसभा के जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, सब जगह पर बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। देखकर लगता है कि महरौली विधानसभा के लोगों ने तय कर लिया है 5 तारीख को नरेंद्र मोदी के भक्त और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गजेंद्र यादव को निश्चित तौर पर महरौली की विधानसभा से विधायक बनाकर दिल्ली विधानसभा में भेजेंगे।
दिल्ली में समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं के अंबार पर बैठा हुआ है दिल्ली। और जनता जो है, अगर गजेंद्र यादव को चुने तो क्यों चुने, किन मुद्दों के आधार पर आप जनता से आशीर्वाद? 10 वर्षों से पानी और सीवर का प्रोजेक्ट के नाम पर दिल्ली को मेहरौली को खोद दिया गया और एक भी घर में पानी का पाइप नहीं गया, ना कोई सीवर की लाइन डली। मेहरौली के लोग बहुत परेशान हैं। वे जानते हैं कि मेहरौली में 20 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक, ये चोर चोर मौसेरे भाई यहाँ पर विधायक रहे और उन्होंने मेहरौली के लिए कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मेहरौली के लोग बहुत हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं। उन्हें पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर पर ये जीत कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता उनके काम के आधार पर उनको चुनेगी और हम जनता से इसी काम के आधार पर आशीर्वाद मांग रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मेहरौली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र का तीसरा भाग आज सामने आएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कोई फ्री योजना की घोषणा ना करे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार की ओर से पहले ही फ्री बिजली पानी जैसी योजनाएं लागू हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अब दिल्ली को लेकर अपना प्लान और विजन बताए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए। बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता श्रेष्ठ द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मस्जिद और मंदिर में लाउडस्पीकर रात में बैन। ध्वनि प्रदूषण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त। लाउडस्पीकर को लेकर जारी किया नया फरमान। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर उपयोग के नियमों में बदलाव। नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह डीजे पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है। निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के साउंड सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी धार्मिक, औद्योगिक, कमर्शियल और रहवासी क्षेत्रों में यह नियम लागू होगा। ध्वनि यंत्रों का उपयोग सिर्फ नियम अनुसार लाइसेंस लेकर ही हो सकेगा। किसी भी डीजे यूनिट पर केवल एक ध्वनि प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा, जो निर्धारित ध्वनि मापदंडों के अनुसार हो। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये प्रतिबंधित समय है और इस समय में अगर शोर होता है तो मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15-16 के तहत इनका एक तो शस्ति अधिरोपित की जाएगी। लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या पुलिस उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति केवल 2 घंटे तक की अवधि के लिए दी जाएगी और अनुमति पत्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण मानकों का उल्लेख किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है बिकॉज अभी का जो पूरा टाइम चल रहा है एग्जाम का टाइम है। जो लोग बीमार भी है, जिनसे आवाज से जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए भी यह सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। ध्वनि प्रदूषण में बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा था और ये बहुत ही अच्छा है। इस आदेश के माध्यम से प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बिना नियम के ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल न हो, जो नागरिकों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। वहीं लोग इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे शांति और शुद्ध वायु की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से होने वाले शोर को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिए थे,
वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल सहित तमाम जिलों में इस निर्णय के बाद विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और साथ ही मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों वाले क्षेत्रों में शराबबंदी का फैसला मोहन कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले मध्य प्रदेश की सरकार ने महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में लिए हैं। अहिल्याबाई होलकर की नगरी में एमपी कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय। महेश्वर से मध्य प्रदेश सरकार का शराबबंदी का ऐलान। 17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें होंगी बंद। 2 लाख किसानों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। महू में अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ की राशि आवंटित। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में शराबबंदी की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराब दुकानें बंद करने का बड़ा फैसला किया है। सीएम यादव ने बताया कि इन दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि विशेष परिस्थिति में मंत्री अपने विभागों में ट्रांसफर कर सकें, इसका फैसला भी किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने महू में अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ की राशि आवंटित की। इसके साथ ही कल्याणी विभाग द्वारा विधवा विवाह के लिए 2 लाख की राशि देने का निर्णय भी मोहन कैबिनेट ने लिया है। जहाँ भी हमारी ये घटना जहाँ शराबबंदी हो रही है, वहाँ की बहनों के और धार्मिक संगठन के बड़े पैमाने पे सामाजिक संगठनों के सबके फोन समाचार इतनी उत्साह उमंग है कि ये हमारी इस जो नीतिगत निर्णय हमने लिया है, हमको लगा कि ये निर्णय वाकई में बहुत जनता के दिलों को छूने वाला है। लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्री परिषद के सदस्यों ने राजगद्दी के दर्शन कर दुर्ग में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर मंत्रियों समेत अहिल्या घाट पर नर्मदा पूजन हुआ। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में जहां जहां शराबबंदी हुई है उनमें 1 नगर निगम उज्जैन, 6 नगर पंचायत, 6 नगर पालिका और 4 ग्राम पंचायत हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब मध्य प्रदेश की सरकार भोपाल से निकलकर किसी अन्य जगह पर जाकर कैबिनेट कर रही हो। इससे पहले भी वीर नायकों के सम्मान में इस तरीके से कैबिनेट हो चुकी है, लेकिन महेश्वर में जो फैसले लिए गए वो साधारण नहीं है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों असाधारण फैसलों के लिए ही जाने जा रहे हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं झारखंड की, जहां सरकारी तंत्र की लापरवाही और कार्यशैली से आम लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। आकांक्षी जिला गिरिडीह में केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझ रही। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल। झारखंड सरकार की लापरवाही से योजना बेअसर। झारखंड में दम तोड़ रहा है जल जीवन मिशन। गिरिडीह में जल जीवन मिशन योजना में बढ़ती जा रही है धांधली। झारखंड में हर घर नल योजना के नाम पर बंदरबाट सफेद हाथी साबित हो रहा योजना के तहत बना जल मीनार। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा जल। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के कुसमरजा गांव में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के मद्देनजर हर घर तक नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से बना यह टावर सफेद हाथी साबित हो रहा है और जलापूर्ति 2 वर्षों से ठप है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटता दिख रहा है।
विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने सरिया के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। पानी नहीं आ रहा है, साल भर से हो गया है, उसका पानी जो है अभी चालू नहीं हुआ है और नहीं होने के कारण जो है 2 किलोमीटर से हमको पानी तकलीफ होता है लाने के लिए। टंकी तो नहीं है पानी का, लेकिन ये नल दे के 1 साल हो गया नहीं दिया है और ये लोग ऐसे करके छोड़ के चले गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर आक्रोशित हैं और योजना के नाम पर बंदरबाट का आरोप लगा रहे हैं। 15 दिनों के अंदर यदि ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं होता तो पुनः हम अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अनुमंडल पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार के पेमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। ये हमारे संज्ञान में आया है। हम लोगों ने इसमें एसडीओ बगोदर सरिया को इसकी जांच के लिए दिया है। जिम्मेवार या जवाबदेह जो व्यक्ति होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल हम लोग उसकी भुगतान पे रोक लगा दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी अपने लोकसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन में मची लूट से चिंतित है। उनका कहना है कि पूरे झारखंड में और खासकर गिरिडीह जिला में नल से जल योजना में व्यापक गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर राज्य सरकार असंवेदनशील है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल हम पहुंचाएं और उसके तहत ये योजना चलाई जा रही है। ये जल जीवन मिशन की जो स्थिति है झारखंड में खास करके गिरिडीह जिला में बहुत ही खराब है। पूरे झारखंड में ऐसे खराब है। देश में मूलभूत सुविधाओं का तेज गति से विस्तार हो रहा है, लेकिन इसके इतर झारखंड में तंत्र की लापरवाही और कार्यशैली से लोगों के हलक सूख रहे हैं। गिरिडीह जिले के बगोदर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के नाम पर लाखों रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन महिलाओं के लिए पानी की तलाश अब भी रोजमर्रा का हिस्सा बनी हुई है और उन्हें इसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। राज्य में योजना को अटकाने और लटकाने की प्रथा से आम लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जो तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। बात राजस्थान के दरअसल सांभर झील के मुहाने पर 5 दिवसीय सांभर फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 जनवरी तक राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से किया जा रहा है। महोत्सव में राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और खान पान सहित परंपराओं व विरासत को करीब से देखने का देशी विदेशी सैलानियों को अवसर मिल रहा है। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में सांभर महोत्सव का शुभारंभ, राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति सहित परंपराओं को देखने का अवसर। महोत्सव में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक और एडवेंचर एक्टिविटीज। सांभर फेस्टिवल में पर्यटकों के लिए प्रवासी पक्षियों का दीदार एक रोमांचक अनुभव। भारत की सबसे बड़ी नमक की झील सांभर में फ्लेमिंगो और अन्य पक्षियों का घर। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में गुजरात के कच्छ महोत्सव की तर्ज पर शुक्रवार से फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। ये महोत्सव 28 जनवरी तक चलेगा। इसे सांभर फेस्टिवल नाम दिया गया है। फेस्टिवल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई सांस्कृतिक और एडवेंचर एक्टिविटीज की जा रही हैं। महोत्सव में राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और खान पान सहित परंपराओं व विरासत को करीब से देखने का देशी विदेशी सैलानियों को अवसर मिल रहा है। सांभर को एज एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने में लगे हैं और उसी के तहत एडवेंचर वाली इवेंट्स हैं वो जगहों पर रखी हुई, और बाकी जो कल्चरल इवनिंग्स हैं उसमें भी हम लोगों ने बड़े अच्छे आर्टिस्ट अलीगनी ब्रदर्स पद्मश्री हैं, भूंगर खान जो है डेजर्ट सिम्फनी लेके आ रहे हैं। सांभर फेस्टिवल से देशी विदेशी पर्यटकों को कनेक्ट करने के लिए थीम बेस्ड कई आयोजन रखे गए हैं। सांभर फेस्टिवल में पिछले 2 वर्षों के आयोजन की सफलता के चलते इस बार इस फेस्टिवल को 5 दिवसीय डिजाइन किया गया है। यहाँ पे अभी काफी तादाद में फ्लेमिंगोस है जो कि एक मुख्य आकर्षण बन रहे हैं लोगों का, और फ्लेमिंगोस को देखकर काफी लोग काफी खुश हो रहे हैं और काफी अच्छी तादाद में फ्लेमिंगो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई तरह की एक्टिविटियां यहाँ पे की जा रही है, जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज है, कल्चरल इवेंट है, दीपोत्सव है। तो सामाजिक और हर तरह से इस फेस्टिवल में सारे चरण को रखा गया है। महोत्सव के पहले दिन काइट फ्लाइंग, हॉर्स और कैमल राइडिंग, जीप सफारी, पैरा मोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, लोक कलाकारों की स्ट्रीट परफॉर्मेंस, पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। काइट फ्लाइंग हो रही है तो हमने वो किया। फिर हम यहाँ पे सांभर लेक को देखने आए, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। और हम देखना चाह रहे हैं कि फ्लेमिंगोज भी यहाँ साइबेरियन बर्ड्स का माइग्रेशन होता है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें वो भी दिख जाए। जो यहाँ से सारे साइबेरियन जो पक्षी आए हैं उनका देखना था, वो भी हमने देखे। यहाँ पे जो हमको ट्रेन से लेके गए, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे आराम से लेके गए, पानी वगैरह की सारी व्यवस्था हमारा पूरा ध्यान रखा गया।
समर महोत्सव में बड़ी तादाद में देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी देखी जा रही है। 28 तारीख को इसका समापन होगा। देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही आपने देखी, जिस तरह देखी जा रही है और काफी लोग यहाँ पे उत्साहित है। कुल मिला के जो अनुभव है उनका वो काफी अच्छा बता रहे हैं और पर्यटन विभाग की जो ये पहल है वो काफी ऐतिहासिक है। मैं राहुल शर्मा, डीडी न्यूज, सांबर, जयपुर। तो राजस्थानी सभ्यता के अलग अलग रंग यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आइए बात कर लेते हैं महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और मौनी अमावस्या से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ मेले में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की है। इसको देखते हुए राज्य सरकार यातायात और भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय कर रही है। महाकुंभ मेले को 5 मंडलों और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। मेला प्रशासन मौनी अमावस्या के लिए श्रद्धालुओं को सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कुंभ के दौरान पवित्र स्नान अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व है और महाकुंभ का आज 13वां दिन है और हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। 24 जनवरी को रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों और 78.76 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के साथ ही कुल 58.76 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया। इसी के साथ 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक संगम स्नान कर चुके श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10.80 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। और एक खबर खेल जगत से आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा। आज के मैच में टीम इंडिया अपने विजय रथ को जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सीरीज का पहला मैच ईडन गार्डन्स पर खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। भारत की ओर से इस मैच में अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने महज 34 गेंद पर 79 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। आज एक बार फिर हर किसी की निगाहें अभिषेक पर टिकी होंगी। और भारत की महिला और पुरुष टीम ने खो-खो विश्व कप के पहले संस्करण का खिताब जीतने में कामयाबी पाई। दोनों ही टीमों के कप्तानों के लिए ये प्रतियोगिता और खिताबी जीत यादगार रही। उनके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुई है। टीम के कप्तानों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। आप देखिए खास बातचीत। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत ने खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों का खिताब अपने नाम किया और इस वक्त हमारे साथ हैं दोनों ही टीमों के विनिंग कैप्टन। प्रियंका, आपके साथ शुरुआत करते हैं। किस तरह का आपका पूरा अनुभव रहा खो खो विश्व कप का, क्योंकि पहला ही संस्करण था। किस तरह की आपकी उम्मीदें थी इस विश्व कप से और कितनी वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? ये हमारे भारत की मिट्टी का खेल है, पता नहीं था आगे जाके इस प्लेटफॉर्म तक आएगा, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि पहले खो खो को इतना अच्छा ग्लैमर नहीं था, लेकिन अभी हमारा खो खो बहुत बड़े लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर आया है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। सबसे ज़्यादा क्या बदला है आपके जीवन में इस खिताबी जीत के बाद? मुझे लगता है कि ये जीत के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली है मेरी लाइफ में भी और खो खो की लाइफ में भी, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था इतने साल से कि खो खो ये लेवल पे जाएगा। बहुत साल से खेल रहा था, मेहनत कर रहा था, पर आज जो खो खो का स्वरूप देख रहा हूँ मैं,
क्योंकि कितना भव्य ओपनिंग था, क्लोजिंग सेरेमनी कितना भव्य था। जीत के बाद कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जो आपको याद आती हैं, क्योंकि कई ऐसे पल रहे होंगे जब आपने मुश्किलों पर पार पाके अपने इस खेल को जारी रखा होगा? जब खो खो खेलना चालू किया था तो पहले फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि खो खो को ग्लैमर प्लेटफॉर्म नहीं था इतना अच्छा, लेकिन अभी उनको बहुत गर्व होता है कि उनकी बेटी ने आज वो कर दिया। कौन सी बड़ी मुश्किलें आपको इस पूरी यात्रा में उनका सामना करना पड़ा? मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी घर की, मतलब मेरी खुद की खो खो के लिए इतनी नहीं थी, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको डाइट वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, जिम जाना पड़ता है, मतलब आपके ऊपर काम करना पड़ता है बहुत सारा। तो उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशंस भी पहले जो हमारी थी वो मुझे बस स्ट्रगलिंग रही है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि सेक्रीफाइस करना पड़ा बहुत सारा। इतने सालों से खेल रहा हूँ तो इतने पल मैंने सेक्रीफाइस किए कि जैसे मेरे भाई की शादी है तो उसमें नहीं जा, मैं मेरे खुद की शादी में भी पहले 4 दिन घर पे नहीं था, शादी के बाद 2-3 दिन घर पे नहीं था। मेरे बेबी के प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मैं एचएस पे ही था। तो बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइस है और करने पड़ते, पर अभी वो घर वाले और मैं भी बहुत खुश हूँ कि बहुत मुश्किलें आए, अप्स एंड डाउन्स आए, कभी कभी इंजरी होती थी तो उसको फिर से वापस रिकवर करके फिर ग्राउंड पे आना है और उसी तरह परफॉर्म करना है। चलिए, जो मेहनत है ये आपकी रंग लाई है। अब आगे क्या लक्ष्य आपने तय किया है अपने लिए, अपनी टीम के लिए और देश में खो खो के लिए? अभी खो खो का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा खो खो कॉमनवेल्थ में भी जाएगा, एशियन गेम्स में भी जाएगा, और सबसे बड़ा टारगेट हमारा जो 2036 में ओलंपिक है जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। अगर उसमें खो खो आए तो बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा खो खो का। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको इस खिताबी जीत के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। तो पुरुष और महिला टीम के जो कप्तान हैं उन्हें बेहद खुशी है कि पहले ही संस्करण का खिताब वो अपने नाम कर पाए। वहीं उनकी यही उम्मीद है कि जो खो खो का जो खेल है इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और ओलंपिक में भी एक दिन ये खेल दिखाई दे। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।